अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। क्लास फेलोज में मतलब क्लास फेलो से मेरी बात है सेम जो दोस्त सेम सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हुए, वरना तो स्कूल का दोस्त भी हो सकता है पुराना, तो इसलिए इस लिहाज से कह रहा हूँ। डिस्कशन में रूटीन बार बार एग्जाम्स का जिक्र करना, क्या फायदा होगा इससे? फायदा टेंशन रहेगी। अच्छा, हाँ, पेपर्स का जिक्र होता रहेगा तो जो पेपर की फिक्र है वो रहेगी। अच्छा, इसी तरह घर का खर्चा नॉर्मली जो सिस्टम चलते हैं, तो अब्बा जी कमा रहे होते हैं, तो है अल्लाह ने जिम्मेदारी लगाई हुई है अब्बा जी की, तो वो जो पैसे कमाते हैं और उसके लिए मेहनत कर रहे होते हैं, तो बच्चों को नजर मेनली अम्मा आ रही होती हैं, तो वो फिर क्या करते हैं कि उनको ना अब्बा जी की कदर नहीं हो रही होती, तो उनकी कदर मेंटेन रखने के लिए घर में उनका तस्करा करते रहना पड़ेगा, यानी अम्मा को बार बार ये बच्चों को रियलाइज कराना पड़ेगा कि अब्बा जी की मेहनत कितनी इन्वॉल्व है कमाने में। अगर ये तस्करा नहीं हो रहा होगा तो अब्बा जी की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी। तो बार बार तस्करा इसलिए जरूरी था कि अब्बा जी की इंपॉर्टेंस रहे। अच्छा जी, पेपर में बैठे हैं और वो टॉपिक जो तैयार नहीं किए थे वो सवाल आ गया। नहीं, काफी सारे सवाल पेपर में नहीं आते। ज्यादा गुस्सा चिड़ किस सवाल से हो रही होगी? जो नहीं, उस पर तो कोई चिड़ नहीं होगी, ना ना ना, जो छोड़ा था और कर भी सकते थे, टाइम भी था, उस पर इजी भी था, उस पर ज्यादा गुस्सा आएगा। चलिए एक बात और फिर जोड़ता हूं इन सबको। वैसे तो पाकिस्तानी कौम इतनी वेली है कि कहीं पर गधा मरा होगा तो सब इकट्ठे हो जाएंगे फिर भी, लेकिन इसी मिसाल के एतबार से कहीं को गधा मरा पड़ा हुआ है और वहीं पर बैठ के कोई दो लोग डिस्कशन शुरू कर दें, अच्छा क्या हुआ होगा इसके साथ, हाँ डिस्कस शुरू कर दे, तो वेले है ना वो, तो बिल्कुल ही वेले हैं ना कि मरे हुए गधे के पास बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल ही वेले हैं। अबू दाऊद 4855 सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग किसी गैदरिंग से अल्लाह का जिक्र किए बगैर उठ जाते हैं तो वो ऐसे हैं जैसे वो किसी मरे हुए गधे के पास से उठे, यानी इतना यूजलेस है उनका वहां इकट्ठे बैठना, और ये गैदरिंग उनके लिए क़यामत के दिन हसरत का बाइस होगी। सवाल मैंने कल किया था और उसमें ना IS 10 फेज की एक बात बताई थी, फिर कुछ बच्चों ने इसमें सवालिया निशान भी लगाए कि IS 10 फेज नहीं समझ आ रहा, तो थोड़ा सा और बेहतर करके बता देता हूं उस बात को। कल मैंने राइट इशू का सवाल करा दिया और पास्ट पेपर के 2 सवाल कर लिए, ठीक है। मैंने जब डिनोमिनेटर के लिए एडजस्टमेंट की लिस्ट लिखी थी तो उसमें इशू एट फुल मार्केट प्राइस भी करा दिया, बोनस इशू हो गया, राइट इशू हो गया, फिर हाँ राइट इशू लेस देन, और एक लिखा था मैंने शेयर स्प्लिट। शेयर स्प्लिट, इसको स्टॉक स्प्लिट भी कहते हैं, शेयर स्प्लिट या स्टॉक स्प्लिट। एटीएम से पैसे निकाले, महीने के शुरू में एटीएम से पैसे निकाले खर्च करने के लिए, और 5,000 का नोट निकला है, तो अब वो नोट लेके ही फिरते रहेंगे, उसी से चिंची का किराया, उसी से फोटोकॉपी का बिल है। एटीएम से तो 5,000 का नोट निकला है, तो उसको फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लिया जी। बेटे वो स्क्रीन क्यों ऑफ है? ऑफ है। तो 5,000 के नोट में उसका इस्तेमाल मुश्किल हो जाएगा, हर जगह नहीं चलेगा, तो उसको ज्यादा बेहतर करने के लिए उसका कर लेते हैं चेंज। अच्छा, चेंज करने का मतलब है कि वो नोट किसी को देके उसके बदले छोटे डिनोमिनेशन के नोट ले लेना। तो स्टॉक स्प्लिट ये है कि कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए हुए थे उनकी फेस वैल्यू रखी हुई थी 100 रुपए। अच्छा, उससे मसला सिर्फ इतना था कि नंबर ऑफ शेयर्स कम थे, एक तो क्योंकि जब 100 रुपए का फेस वैल्यू रखे तो नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे, मार्केट प्राइस ज्यादा होगी, बड़ी डिनोमिनेशन का शेयर है, तो उसकी ज्यादा इतनी ट्रेडिंग हो नहीं रही थी मार्केट में, यानी लोग इतने ज्यादा फिर शेयर खरीदते बेचते नहीं थे कि इतना महंगा शेयर है कौन खरीदे बेचे, या और एनी अदर रीजन। कंपनी अगर ये चाहे कि शेयर की फेस वैल्यू छोटी कर दें तो इसको कहते हैं शेयर स्प्लिट। तो जो लोगों को पुराने शेयर इशू कर दिए हुए हैं उनसे पुराने वापस लेके नई वैल्यू वाले उनको चेंज कर देंगे, इसको स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। रिड्यूसेस फेस वैल्यू ऑफ ऑलरेडी इशूड
shares by replacing existing shares with high face value, मिसाल के तौर पे 100, with new shares having low face value. एग्जाम्पल 10 रुपए। तो जिन शेयर होल्डर्स को पहले शेयर इशू किए हुए हैं तो उनसे 100 फेस वैल्यू वाला एक शेयर लेके अब उसके बदले उनको 10 रुपए वाला एक शेयर दे देंगे। हाँ, 10 शेयर देने पड़ेंगे फिर, क्योंकि अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं पुराने शेयर्स नए के बदले तो क्वांटिटी फिर उसके हिसाब से मैनेज होगी। अगर पहले शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए थी और कंपनी अपने इशूड शेयर्स की फेस वैल्यू इससे कम करना चाह रही है तो इसको स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। इससे और पैसा आ रहा होगा कंपनी में? नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो रहे होंगे, चेंज हो रहे होंगे। तो इसको हम ईपीएस में इसीलिए पढ़ रहे हैं कि पैसा वैसा कोई आ जाएगा नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, ईपीएस कम हो जाएगी। तो जब कम हो जाएगी तो लोगों को लगेगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस खराब हो गई है। तो जैसे बोनस शेयर से कोई पैसा नहीं आया होता था तो हम पुराने वाले शेयर्स को अपडेट कर देते थे ना, इसमें भी पुराने शेयर्स को अपडेट कर देंगे। तो स्टॉक स्प्लिट या शेयर स्प्लिट के नतीजे में होगा यह कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो ईपीएस निकालने के लिए जैसे बोनस शेयर्स में हम एडजस्टमेंट करते थे इसमें भी करनी पड़ेगी। पता नहीं। अच्छा, एक कंपनी ए थी कंपनी बी रख लेते हैं। नहीं, मेरे में नहीं। अगर पहले 100 रुपए फेस वैल्यू का शेयर था और उसको तोड़ के 10 रुपए का करने लगे हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे ना, लोगों से पुराने शेयर्स लेके उनको नए शेयर्स दे देंगे। तो पहले अगर कंपनी के पास नहीं, कंपनी के इशूड कैपिटल 20 मिलियन शेयर्स है, 20 मिलियन शेयर्स, 100 ईच वाला। तो अब अगर उन पुराने लोगों से वो 20 मिलियन शेयर्स लेके 10-10 वाले 200 मिलियन शेयर्स हो जाएंगे। तो हमें ईपीएस की कैलकुलेशन में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जितनी लाइनों में जितने शेयर्स लिखे हुए सबको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 अपनी मिसाल के हिसाब से 10 कह रहा हूं। तो शेयर स्प्लिट करने का ईपीएस के सवाल में क्या करेंगे, हम जिस दिन स्प्लिट कर रहे होंगे उस दिन से ऊपर जितनी लाइनें हैं टेबल में उन सब को हम वो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पिछले साल की फिगर को रीस्टेट करेंगे, क्योंकि बोनस में भी इसीलिए करते थे कि कंपेरेबल बन सके। तो स्प्लिट फैक्टर से हम सारी लाइनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और स्प्लिट फैक्टर में आपको ना 2 फार्मूलों से बता देता हूं जो आपको आसान लगे। इस मिसाल में ये जो इधर ऊपर नीली मिसाल लिखी हुई है, 100 रुपए ईच फेस वैल्यू से 10 रुपए पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो पहले कितने के अगेंस्ट अब कितने दे देंगे? 1 के बदले 10। तो सारे शेयर्स को कन्वर्ट करने के लिए क्या फार्मूला लगाए हम? 10 से मल्टीप्लाई कर देना। इनफैक्ट 10/1 से, हर एक के बदले 10। तो 10 हो गए न्यू और 1 हो गया ओल्ड। तो जितने पहले शेयर थे उनसे डिवाइड और अब जितने हैं उनसे मल्टीप्लाई। और अगर ये काम मुश्किल लगे तो आप बेशक ऐसे कर लें, फेस वैल्यू ऑफ पुराना शेयर डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर, यानी 100 रुपए डिवाइडेड बाय 10 रुपए। तो वही बात हो जाएगी। तो अगर शेयर स्प्लिट हो तो ये मुफ्त के चुके हैं, तो इसलिए हमें पिछली सारी लाइनों को अपडेट करना पड़ेगा और कंपैरेटिव को भी रीस्टेट करना पड़ेगा। नोटेड। चले सवाल लिखे। शेयर कैपिटल बैलेंस एज एट 1 जनवरी 22।
शेयर कैपिटल बैलेंस एज एट 1st January 22. पांच लाख शेयर्स, 500,000 शेयर्स. On 1st April 23, कंपनी मेड अ राइट इशू. अच्छा 23, होशोवास में कह रहा हूं 23, पहले मैंने 22 ही कहा है. कंपनी मेड अ राइट इशू ऑफ 30% at a price of ₹120, 120 each, at a price of 120 each. और इसके साथ ब्रैकेट में लिखिए फेस वैल्यू 100 ईच. जिसके साथ मर्जी लिख लें, चाहे 5 लाख शेयर के साथ लिख लें, चाहे राइट शेयर के साथ लिख लें. उस वक्त जो शेयर था कंपनी का वो फेस वैल्यू 100 वाला था. मार्केट प्राइस एट दैट टाइम वाज ₹160, 160. On 1st October 23, company changed face value of share to TO2 rupees 20 each, 20 रुपए each through share split. नेट प्रॉफिट 2022 का 7 मिलियन, 7 मिलियन. और नेट प्रॉफिट 2023 का 9 मिलियन. रिक्वायर्ड है बेसिक ईपीएस to be disclosed. अच्छा, ये कंपनी की मर्जी होती है, चाहे ये इनकम स्टेटमेंट के फेस पे दिखा दे, चाहे नोट्स में, कंपनी की मर्जी. बेसिक ईपीएस टू बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2023. तो कौन कौन सी निकालनी है? 23 की तो निकालनी है और 22 की रीस्टेटेड भी. नहीं मुझसे. तो जैसे हम लोग बोनस फैक्टर, राइट फैक्टर, इन सबके कॉलम बनाते हैं, तो इसका भी कॉलम बन जाएगा. डेट, शेयर्स, बैलेंस, टाइम फैक्टर. राइट है सवाल में तो राइट फैक्टर और स्प्लिट फैक्टर. दो 2022 का तो टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है, शेयर ही पूरा साल 5 लाख थे, तो वो तो बस 5 लाख ही हैं, इसलिए 1st January 23 बीडी हो गया 5 लाख. इसके बाद 1st April को राइट इशू किए 30%, 150, ये हो गए 650. फिर इसके बाद 1st October को स्प्लिट किया. अच्छा, ये भी ना हमें इस टेबल में लाइन तो लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है इसके बाद फिर से कोई शेयर इशू हुए होते, तो इसलिए लाइन तो हमें इसकी डालनी पड़ेगी. अब इसकी लाइन डाल के यहां तो खैर कुछ ना लिखें, बैलेंस को हम अपडेट कर देंगे. यानी 6.5 लाख जो शेयर्स थे वो अब नए कितने में बदल जाएंगे? 100 रुपए का पहले एक था, अब हम उसको 20 रुपए का कर रहे हैं, तो एक के बदले 5, तो ये 650,000 बदल के 32,50,000 हो जाएगा. इससे पहले जो शेयर्स थे वो बदल जाएंगे नए शेयर में, पुराने शेयर्स लेके एक के बदले 5 दे देंगे, तो बैलेंस को ही अपडेट कर देंगे. और कोई शेयर बस. टाइम फैक्टर कितना? 3 महीने, फिर 6 महीने और 3 महीने. राइट फैक्टर के लिए TERP निकालना पड़ेगा. अच्छा, जिनसे ही 32-50 नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं भी एक और तरीके से बता देता हूं. TERP पहले कितने शेयर्स थे? ये 5 लाख, और मार्केट में एक कितने का था? 160, प्लस राइट इशू हुए 150, एक कितने का? 120 डिवाइडेड बाय 650, तो TERP बन गई 150.77.
77। तो राइट फैक्टर क्या बना 160 डिवाइडेड बाई ये, और राइट से ऊपर बस एक ही लाइन है 160 बाई 150.77। स्प्लिट फैक्टर कितना, एक के बदले 5, तो 5/1, 1/5 नहीं 5/1। और इस तरह निकालने में मसला है तो आप ऐसे कर ले, पहले एक शेयर था 100 का, अब है एक 20 का, तो 5/1 हो गया। तो ये 5/1 स्प्लिट फैक्टर इससे ऊपर सारी लाइनों में। $500 3/12 160 बाई इतना 5/1 66 3262 1625 000 812500। ये 3250 जिनको समझ नहीं आया ना वो ऐसे कर लें कि इससे ऊपर जो लाइन है उससे ये कर दें मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा। इतने शेयर्स उस वक्त थे, डिनोमिनेशन चेंज होने से इनके बदले ये बन जाएंगे, पुराने लोगों से ये लेके उनको ये दे देंगे, तो बैलेंस चेंज होके फौरन स्विच कर जाएगा इसकी बजाय ये। टेबल में लाइन इसलिए लिखने की जरूरत है क्योंकि अगर इसके बाद कोई बोनस इशू, कोई नए इशू हुए होते 144, तो वो 144 किस पे लगता, इस पे। तो इसलिए स्प्लिट जिस डेट पे हो रहा है उसके हिसाब से यहां लाइन लानी पड़ेगी। डिनोमिनेटर बन गया 3100 762, और 2023 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेसिक ईपीएस पूछी है, तो बेसिक ईपीएस 2023 की 9 मिलियन डिवाइडेड बाय 3100 762 2.90, और 2022 रीस्टेटेड करनी पड़ेगी। तो इसको कैसे करें, पिछले साल की नॉर्मल ईपीएस निकालते तो वो होती ये। तो ये जो हम लोग फैक्टर्स एडजस्ट कर रहे होते हैं पुराने वाले के डिनोमिनेटर में करते हैं तो ईपीएस चेंज हो जाएगी, यानी यहीं पर 160 बाय 150.77 और यहीं पर 5/1। $2.64, ये ईपीएस 2022 वाली रीस्टेटेड। हाँ जी डन। और अगर छोटे शेयर्स को बड़ा करना है तो टेपे लगा लगा के जोड़ लें, फेस वैल्यू बढ़ा दें, और जिनको पहले शेयर्स दिए हुए थे अब उनसे लेके उसके बदले बड़े शेयर्स दे दें, तो इसको कहते हैं शेयर कंसोलिडेशन। ये दोनों काम करते क्यों है, शेयर्स की ना मार्केट वैल्यू एक बड़ा टेक्निकल काम है, इसमें खैर ये तो वैल्यूएशन की डिटेल की बात है पीएफडी लेवल की, लेकिन बस इतना बता दूं कि बिजनेसेस की वैल्यू निकालने में ना ईपीएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कम करना ज्यादा करना ताकि ज्यादा मार्केटेबल हो जाए, नहीं नहीं कम कर लें,
इसलिए होते हैं डिसीजन कि नंबर ऑफ शेयर्स छोटे कर दें, बड़े कर दें, तो वैल्यूएशन पे इनका ताल्लुक होता है। शेयर कंसोलिडेशन, इसी को उलट कर लेते हैं। इसमें क्या हो रहा होगा कि छोटे फेस वैल्यू से हटा के बड़ी फेस वैल्यू करनी होगी, तो कंपनी फेस वैल्यू बढ़ा देगी। मिसाल के तौर पे पहले 10 रुपए थी, उसको कर दें 50 रुपए। जो पहले छोटी फेस वैल्यू वाले शेयर्स थे, अब बड़ी फेस वैल्यू वाले शेयर लॉन्च कर दिए, तो पुराने वालों से पुराने वापस लेके उसके बदले नए दे देंगे। इसमें भी पैसे आ जा रहे हैं कोई, तो इसमें भी ना हमें इसी तरह से सारी पिछली लाइनों को चेंज करना पड़ेगा। बस सिर्फ वर्ड स्प्लिट हटा के मैं कंसोलिडेशन कर देता हूं, बस बाकी यही है। ये उलट कर दूं? ये ऐसे ही रहेगा, बस पहले था 1 के बदले 5, अब हो रहे हैं 5 के बदले 1, तो फार्मूला यही रहेगा। वैल्यूज बदल जाएगी लेकिन फार्मूला यही रहेगा, चाहे ऐसे कर लें चाहे ऐसे कर लें। सवाल लिखें। ओके ओके, 1 मिनट बाद लिखें, कोई बात नहीं। चलें आप लिखें सवाल। सेम सवाल है, सेम सवाल, सिर्फ एक लाइन चेंज कर रहा हूं, बाकी सब सेम है, सिर्फ एक लाइन चेंज कर रहा हूं। तो सारा सवाल दोबारा लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है, समझदारी से काम लेना चाहें तो सिर्फ वो डिफरेंट लाइन लिख लें, बाकी सब सेम है। लिखाता हूं। ये जो लाइन लिखी थी 1 अक्टूबर को कंपनी ने फेस वैल्यू चेंज कर दी टू 20 रुपए थी ना, तो अब एक 0 लगा देता था। एक 0 है, पीछे तो नहीं लगाएंगे, आगे ही लगाएंगे। फेस वैल्यू 200 रुपए कर दी, बाकी सब वही सवाल वही रिक्वायरमेंट। फेस वैल्यू पहले थी कितनी, पहले कितनी थी? पहले फेस वैल्यू कितनी थी? 100 थी ना। अरे पहले मतलब से पहले 100 थी, तो बस उसको अब 200 कर दिया आपने। थ्रू शेयर स्प्लिट लिखवाया था, तो अब कह देंगे थ्रू शेयर कंसोलिडेशन। सिर्फ जो मैंने स्प्लिट वाली लाइन लिखवाई थी ना, उसको चेंज कर रहा हूं, बाकी सब वही है। पिछले सवाल वाली लाइन पढ़ रहा हूं। ऑन 1 अक्टूबर 2023 कंपनी चेंज्ड फेस वैल्यू ऑफ शेयर टू ₹200 ईच थ्रू शेयर कंसोलिडेशन, बाकी सब वही है, सेम रिक्वायर्ड है। अब आ जाएगा कंसोलिडेशन का फैक्टर।
अच्छा, अगर किसी को लगता है ना कि ये इतने सारे कॉलम अलग से टेबल बनाना जरूरी है सवाल में, ना बनाएं। आप ये सब कॉलम ना बनाएं। मैंने तो ये कॉलम इसलिए बनवाए हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो कि कौन सा किस लाइन से लिखना शुरू करना है। तो अलग अलग कॉलम रखे होंगे ना, तो फिर ये कंट्रोल रहेगा। अब हम 1 अक्टूबर को कंसोलिडेट कर लेंगे तो 6.5 लाख शेयर्स क्या बदल जाएंगे? हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं, पहले एक 100 का था, उसको 200 का कर रहे हैं, तो आधे रह जाएंगे ना, 325। और कंसोलिडेशन फैक्टर क्या बन जाएगा? 1/2। और इसमें ना बच्चों को 1/2 के 2/1 मुश्किल हो जाती है, तो मेरे ख्याल में ना ये ज्यादा आसान है। पहले 100 है, फिर 200 हो गया, तो 1/2। तो कंसोलिडेशन फैक्टर बन गया 1/2 जी। डबल 6 3 2 6 1 6 2 3 1 0 0 7 6 29.02। और यही वाले फैक्टर पिछले साल में भी अपडेट हो जाएंगे। $26.38। होमवर्क अलग है, वो है जी जी बिल्कुल। अच्छा, बेसिक ईपीएस के हवाले से ना 2-3 एग्जाम नोट्स लिख लें। नहीं, उर्दू में लिख लें, पंजाबी में लिख लें, पश्तो में लिख लें। चीज बहुत पुराना। अच्छा, रेशियोज का टेस्ट कर दें, 2-3 दिन बाद कर दें। सैटरडे है कल, चले फ्राइडे को। ये को 25-30 बच्चों पे आ गए मैं टेस्ट देने वाले। वैसे 2-3 एग्जाम नोट्स बता रहा हूं, उर्दू में बता रहा हूं, जैसे मर्जी लिखें। चले बीच में 1-2 वर्ड बोल दूंगा इंग्लिश के। कल मैंने ना सवाल कराते हुए बताया था, दोबारा समझा देता हूं और उसका नोट भी लिखा देता हूं। हम लोग टाइम फैक्टर क्यों ला रहे होते हैं? हाँ, कैश की वजह से, कि जब हम लोग शेयर इशू करके कैश ले रहे हैं तो कितना अरसा वो पैसा इस्तेमाल हुआ, इसलिए हम लोग टाइम फैक्टर लेते हैं। तो इसी वजह से ना कल सवाल, वो जो एचडीएल वाला सवाल किया था, अनाउंस कर दिए राइट शेयर्स, लेकिन पैसा आएगा तो इस टेबल में लिखेंगे। तो इसलिए आपको क्वेश्चन में अगर अनाउंसमेंट डेट और एंटाइटलमेंट डेट दी है तो हम लोग वर्किंग में कौन सी ले रहे होंगे? एंटाइटलमेंट डेट। अगर बोनस इशू, राइट इशू, बोनस इशू तो खैर कैश नहीं आ रहा, लेकिन उसमें भी बात यही चलाएंगे क्योंकि शेयर इशू ही तब हो रहे हैं
कि अगर क्वेश्चन में अनाउंसमेंट डेट शेयर्स की और एंटाइटलमेंट डेट दोनों दी हुई है, तो हम लोगों ने वर्किंग में लेनी है एंटाइटलमेंट डेट। और रीजन उसकी मैंने आपको बताई है कि हमने महीने इसलिए गिनने होते हैं कि कैश का मामला है, कि कैश कितना अर्सा इस्तेमाल हो सका। वो तो हम डेट जो लिखते हैं उसके हिसाब से गिनते हैं ना। अच्छा, पाकिस्तान में ना ऐसा होता नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूं। शेयर इशू कर दिए 1 जनवरी को, पैसे दिए हैं उसने 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल जो पेड अप कैपिटल होता है ना, पेड अप शेयर्स, वहां से फिर हम लोग डेट लेते हैं। तो पाकिस्तान में तो खैर शेयर इशू तब होता है जब पहले पैसे पे करते हैं तो इसलिए अगर क्वेश्चन में आपको एंटाइटलमेंट डेट और अनाउंसमेंट डेट दी है, तो हम लोग यहां एंटाइटलमेंट डेट लेंगे। दूसरा नोट ये लिख लें कि अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं बताए कि रिडीमेबल हैं कि इररिडीमेबल हैं, तो फिर ये तो मैंने नहीं कहा था। अच्छा, कल वाले क्वेश्चन में क्यों इररिडीमेबल थे? क्योंकि इक्विटी में थे। तो कल वाले सवाल में तो पता चल रहा था इक्विटी में है, लेकिन अगर नहीं है इंफॉर्मेशन तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी अज्यूम करें, लेकिन नोट जरूर दे दें। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल हैं या इररिडीमेबल हैं, क्यूम्युलेटिव हैं या नॉन क्यूम्युलेटिव हैं, अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन्ड तो आप जो भी अज्यूम कर लें, लेकिन नोट जरूर लिखें। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल हैं या इररिडीमेबल, क्यूम्युलेटिव हैं या नॉन क्यूम्युलेटिव, अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन्ड तो आप जो भी अज्यूम कर लें, लेकिन नोट जरूर लिखें। वो तो सवाल में खुद बताया होगा, मतलब कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस जो होगा वो तो खुद ही बताएंगे आपको सवाल, यानी प्रॉफिट खुद ही तोड़ के बताया होगा। तीसरी बात ये लिख लें, ये तीसरी में वो बात बता रहा हूं जो कल आधी अधूरी थी, मुझे इतनी पसंद नहीं आई, तो उसको जरा बेहतर करके बता रहा हूं। ये जो हम लोग तीसरा पॉइंट बता रहा हूं, ये जो हम लोग इस टेबल में ऊपर वाली लाइनों में एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, बोनस इशू, राइट इशू और अब स्प्लिट फैक्टर कंसोलिडेशन, इन चारों से हम लोग पिछली लाइनें एडजस्ट कर रहे होते हैं, और पिछली लाइनें एडजस्ट कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है पिछला साल भी रीसेट करना पड़ रहा होता है। तो ये जो हम लोग शेयर्स में ये 4 पिछली लाइनों में एडजस्टमेंट डालते हैं, बोनस, राइट, स्प्लिट, कंसोलिडेशन, अगर ये IAS 10 फेज में भी हुए हैं इशू, तो भी हम इनकी एडजस्टमेंट डालेंगे। दोबारा, ये जो 4 चीजें जिसमें पिछली लाइनों की एडजस्टमेंट करनी है, जिसको रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट भी कहते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव, ये जो 4 चीजें हैं जिनकी हम शेयर्स की पिछली लाइनों में एडजस्टमेंट करते हैं, बोनस, राइट, स्प्लिट और कंसोलिडेशन, अगर ये IAS 10 फेज में भी इशू हुए हों, फिर भी हम इनकी एडजस्टमेंट करेंगे सारी लाइनों में। ये जो 4 एडजस्टमेंट्स हैं जिन पे हम ऊपर वाली सारी लाइनें एडजस्ट कर रहे होते हैं, राइट फैक्टर, बोनस फैक्टर, स्प्लिट फैक्टर, कंसोलिडेशन फैक्टर, अगर ये IAS 10 फेज में भी इशू हुए हैं, फिर भी हम सारी लाइनों में इनकी एडजस्टमेंट डालेंगे। और IAS 10 फेज होता क्या है? ईयर एंड के बाद से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑथराइजेशन डेट तक। IAS 10 फेज होता है ईयर एंड के बाद से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑथराइजेशन डेट तक, और वैसे प्रैक्टिकली बता रहा हूं जब ऑडिट हो जाता है। IAS 10 फेज है ईयर एंड के बाद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑथराइजेशन डेट तक। वैसे ये FAR 2 में है IAS 10, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो पूरी है कि ये आपको टेस्ट नहीं होगी बात। चलिए एक छोटा सा उल्टा सवाल लिखें, आपकी उल्टे चलने की स्किल्स को जांचते हैं। को बड़ा सवाल नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन चेक करनी है बस। On 1st April 23, company made a bonus issue. Of 145. On 1st July 23, company issued 80,000 shares, 80,000 shares at full market price. On 1st November 23,
on 1st November 23, company made a right issue. Company made a right issue of 30%, 30%. Share capital balance as at 31st December 23. 31st December 23 to 60,000 शेयर्स, 2,60,000 शेयर्स। आपसे रिक्वायर्ड है शेयर कैपिटल बैलेंस 1 जनवरी 23, 1 जनवरी 23 अभी रिक्वायर्ड है। होमवर्क अलग सवाल बताता हूं। मैंने आपको 31 दिसंबर 23 का बैलेंस बताया है, 2,60,000 शेयर्स। 1 जनवरी 23 पूछा है, उल्टा चलना है। चले हम्म 360 साल के एंड पे 260 है। मैंने 31 दिसंबर 23 पे 2,60,000 शेयर्स बताए हैं और 1 जनवरी 23 के पूछे हैं, साल के शुरू के पूछे हैं। थोड़ा सा और ऊपर जाना, 1 जनवरी तक नहीं जाए आप। हाँ जी, 1 लाख। इसमें ना एक ही बड़ी इक्वेशन बनाएंगे तो वो भी आपकी मर्जी है, लेकिन वैसे आई सजेस्ट कि एक स्टेप ऊपर चले। एंड पे है 260 और ये 260 ऐसे है कि राइट इशू हुआ था 30%, तो जो इससे पहले थे उनका 30% इसमें ऐड किया होगा तो ये बनाए, तो ये 130 है। ये 30% ऐड करने के बाद है, या चले x कर लें, x प्लस 30% ऑफ x इज इक्वल टू दिस। तो इससे ऊपर जाएंगे तो ये 2 लाख आ जाएगा। और ऊपर चलते हैं, नए शेयर इश्यू हुए थे फुल मार्केट प्राइस पे 80,000, तो इसका मतलब है पहले 120 थे। और ऊपर चलते हैं, बोनस इश्यू हुआ था 1/5, तो ऊपर जितने भी थे उनका 1/5 किया होगा तो ये बना होगा। तो चाहे x कर लें, x प्लस 1/5x इज इक्वल टू दिस, और चाहे ऐसे कर लें कि 1/5 का मतलब है कि ये 6 है। अगर ये 6 है तो 1 इतना था। ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। नहीं समझ रहा, कुछ भी नहीं। इससे यहां तक 30% शेयर्स हैं, तो ये x है, x प्लस 0.3x इज इक्वल टू ये, तो उसको सॉल्व करें तो 2 लाख आएगा। ये 2 लाख आ गया। जितने थे 80,000 और हुए थे तो ये 2 लाख आया है, तो उल्टा चले तो 120 आ गया। अब यहां फिर x कर लेते हैं, x प्लस 1/5 ऑफ x इज इक्वल टू 120, तो x 1 लाख आ जाएगा। स्प्रिंग 18 होमवर्क कर दीजिएगा। ईपीएस वाले सवालों में एक है स्प्रिंग 2018, ये होगा डैफोडिल के नाम से। पेज IS 33 वाले सवालों में ये है स्प्रिंग 2018।
स्प्रिंग 2018 आईएएस 33 के सवालों में स्प्रिंग 2018 इसमें ना आपने पार्ट ए के लिए जो पैट लेना है ईपीएस के लिए वो वर्किंग से देख लेना बस, क्योंकि आईएस 8 मिक्स था इसमें, तो वो पैट की फिगर वर्किंग से देख लें, सॉल्यूशन के वर्किंग 1 से नंबर ऑफ शेयर्स आपने करने कैलकुलेट, स्प्रिंग 18 बेटे करके आना। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।